हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग चैनल रिटर्निंग स्कॉलरशिप्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप्स के बारे में, जैसे हम SHS स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। तो इससे सबसे पहले आपको ओवरव्यू बताया जाएगा कि आप इस वीडियो में क्या कुछ आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। सेकेंडली हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे। और सबसे लास्ट में जाके आपको मोटिवेशनल लेटर जो है उसका सारा ओवरव्यू दिया जाएगा कि आप किस तरह से एक अच्छा मोटिवेशनल लेटर लिख सकते हैं, और इसके साथ में आपको एक मोटिवेशनल लेटर जो है वो दिखाया भी जाएगा एक टेम्पलेट के तौर पे। और इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं जो हमें रिसीव हुई हैं, हम उनके बारे में आपको साथ साथ ही इस वीडियो में गाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जो लिंक इस ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सबसे पहले आपने उस पर क्लिक करना है ताकि आप ऑफिशियल हंगेरिकम स्कॉलरशिप की पोर्टल पे आ सकें। और आते ही आपने यहाँ पे यस अपनी आईडी बनानी है। आईडी बनाना एक मुश्किल काम नहीं है। जब आप आईडी क्रिएट कर लेंगे देन आपने यहाँ पे यस डोंट आस्क मी अगेन पे क्लिक कर दें कि यू हैव अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप पाकिस्तान के सिटीजन होने चाहिए, देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लास्ट ईयर में भी हो सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आप लास्ट ईयर में हो सकते हैं अपनी बैचलर डिग्री के। लेकिन अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी लाजमी है। थर्ड नंबर पे आता है कि आप 18 ईयर से जो है, आपकी मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आप 18 ईयर से एज से कंप्लीट हो, आपके पास 18 ईयर आपका आईडी कार्ड हो, या आप 18 से बड़े हो सकते हैं। और इसके बाद जो है आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या वन टायर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यूसेट का टेस्ट, उसका रिजल्ट होना चाहिए जो कि आपको ECC के पोर्टल पे लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप यूसेट का टेस्ट नहीं है, और वो जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम स्टिपेंडियम हंगेरिकम की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमें ECC पे करना होगा, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप इस वेबसाइट पे भी अप्लाई कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर हो जाती है। लेकिन अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई करेंगे उनके मेरिट लिस्ट के मुताबिक, तब जो है आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह आपके पास दो चांसेस होते हैं कि आपको हंगरी वाले भी बुला सकते हैं और आपको ECC वाले भी बुला सकते हैं। तो इस वजह से आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हंगरी की पोर्टल पे अप्लाई कर लेते हैं तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, और अगर आप मेरिट पे हैं हंगरी की तरफ से तो फिर भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपके पास 16 साल की डिग्री होनी चाहिए, 16 ईयर्स की बैचलर डिग्री, या उससे रेलिवेंट कोई भी डिग्री हो सकती है। आपने सारी एप्लीकेशन में सारे पोर्टल्स को फिल करना है, और अगर कोई इन आप रेलिवेंट डाटा ऐड नहीं करते तो आप वैसे ही इन एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए ना। अगर आप कोई ऐसा डाटा छोड़ देते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आप इन एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि आइल्स और टोफल रिक्वायर्ड है या नहीं है। देखिए ECC की तरफ से कोई ऐसी डिटेल नहीं है कि आपके लिए आइल्स चाहिए या नहीं। आप हंगरी की स्कॉलरशिप से यहाँ पे हम जब अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डाटा गिवन होगा। आप कौन सा कोर्स पिकअप करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो आइल्स रिक्वायर्ड करती है या नहीं, या वो आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट पे, इंग्लिश सर्टिफिकेट पे ही आपको एडमिशन दे देगी। तो इस पे भी अगर आप इस पे सिलेक्ट हो जाते हैं इसके लिए तो फिर आप में मेडिकल फॉर्म वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन बात की हो जाती है। और इसके अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको बैचलर्स में अगर आपने जाना है तो यूसेट का टेस्ट, और अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो आपको हेड का टेस्ट देना होगा। और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये था कि हम एक प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियली स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आ जाते हैं और हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरह का पेज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन का पता है तो आप चूज़ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करें, अगर नहीं तो आप सर्च ऑल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे आपने अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर्स के लिए कह सकते हैं, बैचलर के लिए करना है बैचलर पे कर सकते हैं। तो हम बैचलर के केस को अलग डिस्कस करते हैं और मास्टर्स के केस को अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बैचलर्स में अप्लाई करते हैं। एकेडमिक ईयर आपने यहाँ से देख लें,
और यहाँ से आपने क्लियर करके तो इंग्लिश पे क्लिक करना है कि आप इंग्लिश में अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास लॉट ऑफ कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, जो कि जिनकी डेडलाइन जो है वो 16 जनवरी 2023 है। हम किसी भी एक कोर्स में क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर इंजीनियर बैचलर्स डिग्री 7 सेमेस्टर्स, हम इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपके पास प्रायोरिटीज आती हैं। आपने देखा कि अभी आपने सिर्फ एक ही अप्लाई किया ना, एक ही के लिए एक है, आप यहाँ से 2 में अप्लाई कर सकते हैं एक ही पोर्टल के थ्रू। सो आप एक और जो है वो कोर्स को पिकअप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सेव एज ग्राफ पे क्लिक करें। अगर आपने कोई भी डाटा ऐड किया है तो वो सेव होता रहेगा साथ साथ। आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आप अपना गिवन नेम, फैमिली नेम, और इसके साथ साथ आपको अपना यहाँ पे पासपोर्ट आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट की डिटेल देंगे, पासपोर्ट का नंबर, उसकी इशू डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान होगा एब्सोल्युटली आपका, पाकिस्तान। आपने अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताया, आप पाकिस्तान है। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड का जो नंबर है वो सारी डिटेल देनी है। अगर आप आईडी कार्ड की डिटेल नहीं भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर स्टार नहीं लगा हुआ, मतलब कि ये आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मदर का गिवन नेम और उनका प्रीवियस नेम जो है, उनकी फैमिली नेम जो है वो जो उनके फादर होंगे, आपकी मदर के फादर, उनका नेम इनके साथ आएगा, ठीक है। प्रीवियस फैमिली नेम मतलब आपके फादर की शादी से पहले जो नाम उनके साथ लगता था वो यहाँ पे लिखा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन आते हैं, हमने मदर प्रीवियस नेम में क्या लिखना है फैमिली नेम में। आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, उसके बाद कंट्री पाकिस्तान और प्लेस जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC लिखना है। CNIC के बाद आप अपनी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, और फॉर्मल सी फ़ोटो हो जिसका बैकग्राउंड वाइट भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, लेकिन पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। और फिर आपने यहाँ पे सेव एज ग्राफ पे क्लिक करना है। हमने अभी यहाँ पे क्योंकि हमने डाटा फिल आउट नहीं किया इसलिए ये हमें ये रिमार्क्स दे रहा है। कॉन्टैक्ट के फोल्डर पे आ जाता है। इधर आपने सबसे पहले अपना एड्रेस बताना है, हाउस नंबर, टाउन, विलेज, सिटी जो भी है उसका, प्रोविंस पंजाब होगा, पोस्टल कोड, कंट्री कोड और इधर यहाँ पे आप आ जाते हैं मोबाइल नंबर और स्काइप। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे पास स्काइप की आईडी नहीं है, तो 2 मिनट लगते हैं सिर्फ स्काइप की आईडी बनाते हुए। और यहाँ पे आपने स्काइप में अपना नेम नहीं लिखना, बल्कि आपके स्काइप की जो आईडी होगी उसको शेयर करें। शेयर करने के साथ ही उसका जो लिंक होगा उसने आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। उसके नीचे आपका नेम, ईमेल, टेलीफोन, रिलेशन टू यू, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने भाई, फैमिली में से किसी का भी आप रिलेशन यहाँ पे बता सकते हैं। फिर हम चलते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन में सबसे पहले आपकी एजुकेशन का लेवल आ जाता है। अगर हम बैचलर्स की बात करें तो बैचलर में सेकेंडरी एजुकेशन आती है आपकी। आपने यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का कॉलेज का नेम, ऑफिशियल नेम जो होगा आपने वो लिखना है। आप किस प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल आप FSC में हैं, साइंटिफिक डिसिप्लिन आपका प्री इंजीनियरिंग होगा, प्री मेडिकल हो सकता है, ये आपने लिखना है। स्टडीज़ आपने स्टेटस क्या है, आपने कंप्लीट कर ली है, फिनिश की है, वैलिड है, अभी नहीं की, छोड़ दी है, सारा कुछ यहाँ पे आपने उनको बताना है। स्टडी कब स्टार्ट की है, कब ख़त्म की है, उसकी लेंथ कितनी थी, 2 साल की लेंथ है आपकी। मोड क्या आते हैं, ऑनलाइन की है या वर्चुअल होती है, तो ये फुल स्टडी है, ठीक है। यहाँ पे आप फुल स्टडी पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल सोर्स पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ्री था, आपने हाउस फाइनेंस किया है या आपके स्टेट ने फाइनेंस किया, तो आपने यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस करना होगा कि आपके पेरेंट्स ने की है फंडिंग या आपने की है। उसके बाद आप कंट्री आता है, सिटी, जिस सिटी में आप पढ़ते थे, स्टडी लोकेशन, स्टडी लैंग्वेज, और एंड पे आपका मार्क्स आते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, आप अपने मार्क्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 900, यहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे 1100। तो इस तरह आप यहाँ पे अपने मार्क्स लिख सकते हैं।
उसके बाद आपने लिखना है हैव यू एवर स्टडीड इन हंगेरियन स्कॉलरशिप, तो नो आई हैव नॉट स्टडीड। ऑप्शन 3 पे क्लिक करें। हैव यू एवर बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर, तो यहाँ पे भी आपने नो आई हैव नॉट अ स्कॉलरशिप होल्डर। आर यू सेल्फ फाइनेंस्ड इन हंगेरियन एजुकेशन, नो आई एम नॉट अ सेल्फ फाइनेंस्ड स्टूडेंट। उसके बाद इन तीनों के लास्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपका काम इधर ही ख़त्म हो जाता है बैचलर्स के लिए। अब हम चलते हैं लैंग्वेजेस में। लैंग्वेज में आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू। यहाँ पे आ रही होगी उर्दू। आपने उर्दू पे क्लिक करना है। पंजाबी भी है लेकिन हम उर्दू, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। उर्दू। उर्दू पे क्लिक करने के बाद जो है वुड यू लाइक टू परफॉर्म योर स्टडीज इन हंगेरियन एट द सिलेक्टेड फुल स्टडी प्रोग्राम, तो इसका मतलब वो आपको ये कह रहे हैं कि आप क्या इंग्लिश के अलावा हंगरी की ज़ुबान में ये कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे करना है नो आई डोंट वांट टू स्टडी इन हंगेरियन लैंग्वेज। इसके बाद आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट बतानी है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप रेलिवेंट उसको कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से फिल आउट करने। सबसे पहले आपकी कंपनी का नेम, आपने कब स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया, उनका टाइप ऑफ बिजनेस क्या था और आपकी ऑक्यूपेशन क्या थी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी थी। तो ये सारी डिटेल आपने एंटर करनी है। एक्टिविटीज़ में अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट रहे हैं और 11 2 या अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में आपने कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो आप उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। रेसिडेंसीज में वो पूछते हैं कि अगर आप किसी आउट ऑफ कंट्री गए हैं अब्रॉड में, वहाँ पे आपने कोई स्टे किया है, आप वहाँ पर रुके हैं, तो आपने उन्हें वो सारी डिटेल्स शेयर करनी है। अगर आप 1 साल से ऊपर या 6 मंथ से ऊपर रह कर आए हैं तो वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे उनके साथ शेयर करनी होगी। असल में मेरा इसलिए वो इतना टाइम लगा रहा है क्योंकि हमने जो है अपने प्रीवियस सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे एंटर नहीं की, तो इसलिए ये पोर्टल जो है वो इतना ज़्यादा टाइम टेक। प्लीज़ टाइप योर आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट ऑल ऑफ योर प्रेजेंट एंड पास्ट रेजिडेंसीज विद द एग्जैक्ट डेट ऑफ द स्टे। प्लीज़ ओनली एंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्टे अब्रॉड। आपने सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड में अगर आप कहीं टूरिज्म के लिए गए हैं, ट्रैवल किया है आपने, पिकनिक के लिए गए हैं, कुछ भी फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम पे गए हैं, वर्किंग के लिए गए हैं, तो आपने सारी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है करेक्ट डेट के साथ। आप किस कंट्री में गए हैं, पर्पस क्या था स्टे का, कब से कहाँ तक, क्या टाइम लिमिटेशंस थी आपकी। उसके बाद हम आ जाते हैं मोटिवेशनल की तरफ। अब आपने यहाँ पे मोटिवेशनल लेटर लिखना है। अब उन्होंने आपको डेडलाइन बता दी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक। फॉर एग्जांपल आपने 3000 करैक्टर से लेके 4000 करैक्टर्स तक लिखना होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने दा लिखा है, इसमें 3 करैक्टर्स हैं और आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप वर्ड पे लिखते हैं और आप 3000 वर्ड्स लिख के तो यहाँ पे आगे प्लेस करते हैं और आपको पता चलता है कि वो तो 10,000 करैक्टर्स हो चुके हैं। तो काइंडली ऐसा मत करें। आप वर्ड पे भी एक ऑप्शन होता है जहाँ से आपको पता चल सकता है कि वो कितने करैक्टर्स हो रहे हैं। तो आपने यह मोटिवेशनल लेटर एंड पे देखेंगे कि हमने किस तरह से लिखना है। उसके अलावा मीडिया फाइल आता है आपके पास। अगर आप आर्ट के, म्यूज़िक के स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो फिर आपने ऑडियो वीडियो फाइल्स यहाँ पे अपलोड करनी है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने होते हैं, मेजरली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी मोटिवेशनल लेटर हो सकते हैं, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल सर्टिफिकेट हो सकता है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पासपोर्ट और आईडी कार्ड हो सकता है। इसके अलावा आपने यहाँ पे एज सच उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आप आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इन सब की भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अब चेकलिस्ट पे चलते हैं। चेकलिस्ट में आपसे उन्होंने आपका पोर्टफोलियो भी रिक्वायर्ड किया है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे क्लिक करते हैं। अगर आप यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करते हैं और आप कहते हैं कि हमारा कोई निशान आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है, येलो कलर में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अपलोड करता हूँ आपके लिए। अब ओके, मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताने के लिए किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। द एप्लीकेंट इंग्लिश स्किल्स आर एक्सेस के अंदर एडमिशन इंटरव्यू कंडक्टिंग ऑनलाइन और इन पर्सन। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी आपकी रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास अगर कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम जो है वो इंटरव्यू के थ्रू आपकी जो भी एक्सेसिबिलिटी कर लेंगे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे हैं, सफिशिएंट है या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो B2 लैंग्वेज का होना चाहिए या आइल्स मिनिमम 5.5 होना चाहिए। तो इसके बाद आपने करना है आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन, और देन आप यहाँ पे क्रॉस करते हैं। देखें ये टिक हो चुका है। उसके बाद सब तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इसी तरह से अटैच करने हैं। आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन। अदर्स पे चले जाते हैं। एट द एंड आपने इनको बताना है कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, तो आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर एट द लास्ट में वही क्वेश्चन पूछते हैं इफ़ यू आर नॉमिनेटेड, कि अगर आप हंगेरियन में नॉमिनेट नहीं होते तो क्या आप फ़ी पे करके हंगरी की स्कॉलरशिप या हंगरी की जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे यस भी कर सकते हैं। आप अपने माइंड सेटअप के साथ यहाँ पे यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक मास्टर्स के प्रोग्राम की तरफ। मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मास्टर्स के लिए आया है एंड यहाँ पे हमने मास्टर्स करना था, हम बैचलर में चले गए। ओके, अब इसे सर्च करते हैं। अब थोड़े से प्रोग्राम आएंगे। ओके, ये सबसे पहले आया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन हम नीचे चलते हैं, इस जगह पे अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में। ओके, ये हमने अप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी पे चलते हैं। माय एप्लीकेशन पे चलते हैं और एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि क्या हमें इसके लिए हमें कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ओके, हम लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स यहाँ से देखते हैं नीचे से रिक्वायरमेंट्स में, एंट्री के रिक्वायरमेंट्स में कहते हैं सफिशिएंट नॉलेज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रूव्ड एट एन ऑनलाइन टेस्ट ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसीजर। अभी उनका कोई मिनिमम एंट्री स्कोर नहीं है, ठीक है। नो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड ओनली द, उन्होंने कहा है आइल्स में 5.5 होने चाहिए, टोफल, पर्शियन, कैम्ब्रिज, और लास्ट में उन्होंने कहा है एग्जाम ऑफ लोकल स्कूल्स नहीं चल सकते, नॉट एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अपलोडिंग द लैंग्वेज एग्जाम सर्टिफिकेट एक्सेप्टिंग ओनली इफ एट द एप्लीकेशन इट इज सबमिट बाय डिक्लेरेशन ऑफ द प्लान एग्जाम। सो उन्होंने कह दिया है कि अगर आपका एन ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट ऑफ द बैचलर स्टडीज़ ओनली इफ द फुल प्रोग्राम इज़ इन इंग्लिश, तो अगर आपके पास आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी का कोई बैचलर में आपका प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो चल जाएगा इधर, ये उन्होंने बता दिया है पॉइंट नंबर 2 में। सो अब हम चलते हैं इसको अप्लाई करने की तरफ। हम एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। आपने प्रोफाइल कंप्लीट की, आपने कॉन्टैक्ट कंप्लीट की, एजुकेशन सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया। आपने सब कुछ कंप्लीट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट किए, चेकलिस्ट भी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन का डिफरेंस होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे बैचलर्स लिखना है, बैचलर की डिग्री आपके पास। अब बैचलर की डिग्री फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे। आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना है, जैसे BSc आपने की है और नीचे साइंटिफिक डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा। बाकी सारी डिटेल वैसे की वैसे ही है। यहाँ पे आप अपना CGPA लिखेंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, ये आपकी डिटेल होगी और बाकी सारा प्रोसीजर वैसे का वैसा ही है। अब हम अपने लास्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से थे। तो
तो उन क्वेश्चंस के हम आंसर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि कैन आई अपलोड इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हियर। मतलब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम क्या यहाँ पे जो इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है वहाँ पे हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो नहीं है, उन्होंने मांगा भी नहीं है इसमें, लेकिन आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। ओके हो गया, तो आप कर सकते हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड नहीं करती तो। अब एक स्टूडेंट का ये है कि कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन मोटिवेशनल लेटर और इट्स नॉट नेसेसरी। तो इसकी बात हम एट द लास्ट पे करेंगे। इसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा है अब नीचे मतलब कि मदर प्रीवियस फैमिली नेम में क्या लिखना है, तो हमने बता दिया है कि हमें क्या लिखना है। आपने अपने मदर का पिछले प्रीवियस फैमिली नेम लिखना है, अपने अपने नाना बू का नाम लिखना है सिंपल तरीके से। उसके बाद ये है कि what will happen if I completed my application through Stipendium Hungaricum Scholarship but cannot complete it through the study partner। मतलब ACC पे अगर मैं कंप्लीट नहीं करता तो क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले यही बताया कि अगर आप नहीं करते तो नो प्रॉब्लम, आप SHS की वेबसाइट पे अगर कर देते हैं और अगर आप मेरिट पे आते हैं तो आपका स्कॉलरशिप इसी पोर्टल के थ्रू लग सकती है। एट द लास्ट पे ये आता है कि हम एग्रीगेट कैसे कंसीडर करेंगे कि HEC में हमारा एग्रीगेट क्या है और इधर स्कॉलरशिप के लिए क्या एग्रीगेट मेरिट कैसे बनता है। तो मेरिट कैसे बनता है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके FSC में 50% मार्क्स और USAT के टेस्ट में 50% मार्क्स। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके FSC के मार्क्स हैं उसको डिवाइड करें 1100 से मल्टीप्लाई करते 50 के साथ, वो एक पॉइंट निकलेगा। उसके बाद आपके जो टेस्ट में मार्क्स आते हैं उसको ऐड करें, उन दोनों को ऐड करें, तो अगर आपके 80 से अबव मार्क्स हैं तो समझे आप मेरिट पे आ सकते हैं। और मास्टर्स के लिए भी ऐसे ही होता है। अब ये है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, छुट्टियाँ गुजर गई हैं, हमने USAT के लिए अप्लाई नहीं किया, तो हम क्या करें। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप हंगरी के पोर्टल पे अप्लाई करें और अप्लाई करके देख लें, अगर आप मेरिट पे आते हैं तो होप फॉर द बेस्ट। इसके बाद आता है एक स्टूडेंट ने पूछा है डज एनीवन इन दिस ग्रुप नाउ when will the head test be conducting in addition would I submit my application without entering the test marks। तो जी आप विदाउट टेस्ट मार्क्स जो हैं आप HEC पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट दे देंगे देन आपने उसका रिजल्ट जो है HEC के पोर्टल पे अपलोड करना है। इसके बाद एक स्टूडेंट हैं वो कहते हैं आई हैव my motivational letter written and that is uploading on TFPF portal of scholarship। Now the confusion is what should I write in statement of purpose on HEC portal, can I upload same motivational letter text on statement of purpose on HEC portal। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि अगर हमने एक ही मोटिवेशनल लेटर लिखा है जो कि हमने SHS स्कॉलरशिप पे अपलोड किया है, क्या वही हम मोटिवेशनल लेटर HEC पे अपलोड कर सकते हैं। तो जी आप बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने एक ही लिखा है, एक भी अपलोड करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे इनके क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने मोटिवेशनल लेटर की तरफ। तो मोटिवेशनल लेटर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी समझ लें कि आपके स्कॉलरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका मोटिवेशनल लेटर है। तो उसमें थोड़ी सी हिंट्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशन सेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। ये जो मैं आपको गाइड बता रहा हूँ ये स्टिपेंडियम हंगेरिकम प्रोग्राम वालों ने खुद अपलोड किया है, तो मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है, उन्होंने खुद हाईलाइट करके बताया गया है। तो उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी आर गोइंग टू फॉर्म द फर्स्ट ओपिनियन अबाउट यू बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट। मतलब कि यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपको मोटिवेशनल लेटर देखती है। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू पे अटेंशन टू एवरी डिटेल व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग इट। In short, its goal is to answer the question why are you suitable candidate। तो मतलब सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जब भी अपना मोटिवेशनल लेटर लिखना है तो उसमें ये एक्सप्लेन लाजमी करना है कि why you are suitable candidate। मतलब आप दूसरों से डिफर कैसे कर रहे हैं। आपने कोई इतना ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, सिंपल उसको क्लियर और लॉजिकल मैनर में लिखना है कि एक इंसान ईजीली अंडरस्टैंड कर सके कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपका स्टडी प्रोग्राम जो है वो रिक्वेस्ट करता है आपसे मोटिवेशनल लेटर की तो ठीक है, अगर वो नहीं करता तो आपने मोटिवेशनल लेटर अपलोड करना है जहाँ से बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। और
इसमें ये भी बताना है कि आप स्कॉलरशिप बोलते होने के बाद क्या करना चाहते हैं, क्या स्टडी करेंगे, सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे बतानी है। और अगर आपके पास दो प्रेफरेंस हैं, दो इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए दो अलग अलग मोटिवेशनल लेटर अगर आप अपलोड करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम चलते हैं उनकी टिप्स पे। यहाँ पे कुछ टिप्स उन्होंने बताएंगे। सबसे पहले टिप नंबर 1 ये है कि आपने 1500 कैरेक्टर से लेकर 4000 कैरेक्टर्स के अंदर तक रहना है। मतलब ये रेंज बताई है उन्होंने आपको, इससे लंबा नहीं होना चाहिए। द लेटर हैज़ टू बी रिटन इन इंग्लिश। और इसके अलावा जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं प्रोग्राम में, हंगरी की लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज में, तो आप उसमें लिखें। इसमें आपने जो है अपनी हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको बार बार एड्रेस करना है। तो मतलब जहाँ पे आपने लिखना है कि मैं सूटेबल क्यों हूँ इस यूनिवर्सिटी के लिए, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। और एट द लास्ट आपने अपने साइन और सिग्नेचर और डेट करनी है। अब बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम सिग्नेचर ऐड कैसे करें, तो आप एक पेज पे सिग्नेचर करें, उसकी पिक्चर लें और यहाँ पे क्रॉप करके अपने फॉर्म के नीचे अटैच कर लें। अब लेटर फॉर्मेट कैसे होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर कंटेंट होता है, और फिर लास्ट पे जाके क्लोजिंग सैल्यूटेशन होती है। आपने अपने स्टाइल और ग्रामर पे अटेंशन, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्टाइल और ग्रामर को देखना है कि ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बार बार इसे पढ़ें अपने मोटिवेशनल लेटर को, और जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट दें, इनरेलीवेंट मत दें। और एक पेज फॉर एग्जांपल 1 या 2 पेजेस में ये कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा पेजेस में मत जाएं। और अगर आपको नहीं पता कि मैंने क्या कुछ लिखना है अपने मोटिवेशनल लेटर में, तो उन्होंने आपको क्वेश्चंस बता दिए। इन क्वेश्चंस के आंसर्स दें और रेलिवेंसी के साथ आंसर्स करें कि एक एग्ज़ाम अगर पढ़ता है तो उसे आइडिया मिल जाए कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी पेज पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस देख के इनके आंसर्स करें। प्रिपेयर अ यूनिक एंड क्रिएटिव मोटिवेशनल लेटर। तो आपने एक अच्छा फॉर्मेट के साथ जो है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ मोटिवेशनल लेटर अपलोड करना है, ताकि इजीली आप क्वालिफाई कर सकें सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है इसी के सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने इधर अप्लाई किया, सेकेंडली आपने इसी पे अप्लाई किया, इंटरव्यू होंगे, वो अगले स्टेप्स हैं। लेकिन पहले स्टेप से आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू की तरफ जाएँ, तो आपको मोटिवेशनल लेटर अच्छा लिखना चाहिए। अब मैं आपको एक मोटिवेशनल लेटर जो है वो सैम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी का मोटिवेशनल लेटर है डिपेंडिंग ऑन अमेरिकन स्कॉलरशिप के लिए। सबसे पहले आपने डियर लिखा, सर लिखा, मैंने लिखा, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताना है कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सारा कुछ आपने यहाँ पे डिटेल दी कि मैंने बैचलर्स की डिग्री कहाँ से ली, क्यों मेरा इंटरेस्ट था इसमें, मैं मास्टर्स क्यों करना चाहता हूँ, उस सारी डिटेल दी। और उसके बाद आपने बताया कि मैंने हंगरी को क्यों चूज़ किया, इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, और इस कोर्स को क्यों चूज़ किया। इन तीनों को क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपने ये बताना है कि स्कॉलरशिप के बाद आप अपनी कंट्री में आगे क्या करोगे। तो ये सारी डिटेल देने के बाद आपने इस तरह का एक लिख लेना है। आपको ये मेरी, अगर आपको ये वाला लेटर चाहिए मोटिवेशनल लेटर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ये मैं आपको शेयर कर दूँगा। ये एक स्टूडेंट थे 2021 ने, उन्होंने ये अपलोड किया था और उन्होंने शेयर किया है, तो ये आपकी हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। हम ये पार्ट 1 था वीडियो का। पार्ट 2 HEC पे हम किस तरह से अप्लाई करेंगे वो आप लोगों को पता है, नहीं पता तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।